हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिलीप सोनी। स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे और उसका नाम है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, जो प्राय संविधान के प्रथम पार्ट से या प्रेम्बल से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन तक रहता है। आज हम इसका संपूर्ण अध्ययन समझेंगे और ये निष्कर्ष भी लास्ट में निकालेंगे कि वास्तव में संविधान संशोधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, संविधान संशोधन के क्या कारण हैं, क्या संविधान संशोधन वर्तमान आवश्यकता और परिस्थिति को पूरा करने का प्रयास करता है या आधुनिक शासन की प्रक्रिया के लिए यह एक अनुकूल प्रावधान है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग आएंगे और उस टॉपिक का नाम है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन से तात्पर्य है संशोधन कि जिस संविधान के तहत शासन की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है, समय के सापेक्ष परिस्थितियों में बदलाव होता है और उन परिस्थितियों के सापेक्ष उसे अनुकूल बनाने के लिए अथवा और अधिक उपयोगी बनाने के लिए समय समय पर इस पर हम संशोधन या परिवर्तन करते रहते हैं। दुनिया के प्रत्येक शासन प्रणाली के अंतर्गत, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, लगभग प्रत्येक शासन में विकास की अवधारणा निरंतरता के साथ चलती रहती है। वास्तव में प्रत्येक विकास का आधार ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा हमें तकनीक प्राप्त होती है, ज्ञान के द्वारा हमें तकनीक प्राप्त होती है और इन तकनीकों से हमारी आवश्यकताएं, हमारी परिस्थितियां, हमारी मांग बदलती है। अतः संविधान में उन परिस्थितियों को शामिल करके उसे नई आवश्यकता के अनुरूप लाने का प्रयास करने के लिए समय समय पर संविधान में संशोधन किया जाता है। मित्रों, एक बात मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में दुनिया के प्रत्येक संविधान में समय के साथ संशोधन की प्रक्रिया अवश्य होती है, परंतु यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कुछ देशों के संविधानों में यह अत्यंत सरल प्रक्रिया है, परंतु कुछ देश ऐसे हैं जहां पर यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया से होती है। जैसे अमेरिका का संविधान एक कठोर, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। 3/4 बहुमत से ही वहां संशोधन की प्रक्रिया संभव है। परंतु आज हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारत के संदर्भ से जोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर विश्व के सबसे लचीले फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा हम ब्रिटेन में करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ही लचीला संविधान है। संसद को यह अधिकार है, संसद अपने संसदीय सर्वोच्चता के द्वारा किसी भी प्रावधान में आवश्यकता के सापेक्ष संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। तो मित्रों, वास्तव में यह संशोधन यह हमारे मानव जीवन के सापेक्ष भी जुड़ा हुआ है। समय के सापेक्ष लगभग हर परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, प्रकृति भी कई प्रकार के बदलाव लाते हैं और उसको अनुकूल बनाने के लिए हम अपने कार्यकलाप
अन्य चीजों में परिवर्तन, जैसे गर्मी है, जाड़ा है, वर्षा है, जिस तरह का जैसे सीजन आता है वैसे हम अपने अपने कपड़े परिवर्तित करते हैं और इसलिए करते हैं कि वह परिस्थिति हमारा अनुकूल हो, हमारे स्वास्थ्य का बिल्कुल अच्छे से विकास हो। तो चलिए आज हम भारत के संविधान की ओर चलते हैं और इसे याद कर लीजिए। एक लेक्चर से ही मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बाद कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रश्न है मैं पहले उन प्रश्नों को भी क्लियर करूंगा। इसको आप लास्ट तक क्लियर करते रहिए। और हाँ, एक आवश्यक बात, अब आपको जो भी सारे वीडियोस आएंगे उनको आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब करके और अपने अन्य मित्रों को भी इसकी सूचना दें। तो वास्तव में पहले मैं संशोधन को लेता हूं कि संशोधन क्या है। संशोधन का संबंध विकास से है, संशोधन का संबंध विकास से है, विकास का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान का संबंध तकनीक से है और तकनीक की संबंध मांग से है और मांग हमारी नीड्स या आवश्यकता को परिवर्तित कर देती है और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समय के सापेक्ष हम क्या करते रहते हैं, संशोधन करते हैं। तो ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है और आज तक किसी भी बुक में ये एनालाइजेशन आपने नहीं देखा होगा और आज ये पहला एनालाइजेशन देखते हैं कि आप संशोधन क्यों करना पड़ता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, विकास। विकास का संबंध किससे है, ज्ञान से है। प्रत्येक ज्ञान का हमें तकनीक देती है, तकनीक हमारी मांग और आवश्यकता को क्या करती, बदलती है और इसकी पूर्ति के लिए हमें समय के सापेक्ष संशोधन करते हैं और यह संशोधन हमें अनुकूल बनाता है। यह संशोधन हमें अनुकूल बनाता है और अनुकूल परिस्थिति में ही सर्वोत्तम विकास होता है। अनुकूल परिस्थिति में ही किसी भी कार्य का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होता है। यदि गर्मी के मौसम में एसी में हम काम करें, गर्मी के मौसम में कूलर या फैन में काम करें, अपेक्षाकृत हमें आराम होता है। परंतु अगर इनको हटा देते हैं तो परिस्थिति विपरीत होती है और इसका सीधा प्रभाव हमारे कार्य की क्षमता पर पड़ता है। तो जितना परिस्थिति अनुकूल होगी, विकास की प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी और इसी विकास की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। अब हम सीधे आते हैं कि भारत के संविधान में, यहां मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, भारत के संविधान में संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन, एक चीज याद कर लीजिए, भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए एकमात्र अनुच्छेद पर्याप्त है और उस अनुच्छेद को याद कर लीजिए 368। अनुच्छेद 368 के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है, यह संशोधन करने का अधिकार किसे है मित्रों? यह संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यह संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। और पार्लियामेंट क्या है? यह हमारा यूनियन लेजिस्लेशन, यह हमारा यूनियन लेजिस्लेशन है, यानी संघ की विधायिका है और संघ की विधायिका का नाम ही क्या है, संसद। तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि किसी भी राज्य की विधायिका विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार संसद को है। इसके लिए एक टिप्पणी की जाती है कि यह कहीं न कहीं संघीय ढांचे के विपरीत माना जाता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया गया है। 3 प्रकार से संशोधन का प्रावधान है। पहला जो प्रावधान है वह साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन। पहला प्रावधान है साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन। नाम से ही लग रहा है इसमें प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं होगी। दूसरा है विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन। दूसरा है विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन। और तीसरा है कि विशेष प्रक्रिया के साथ साथ आधे से एक अधिक राज्यों का भी समर्थन। इसको मैंने एक नाम दिया है, एक अपने बुक में हमने एक नाम दिया है विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संशोधन। विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संशोधन। मित्रों मैं आपको स्पष्ट पहले कर दूं
यह नाम मैंने अपने तरफ से दिया है और इसको स्पेशलाइज करने के लिए विशेष से भी कोई चीज जब अच्छा होता है तो विशिष्ट की हो जाता है। अब मैं इसकी एनालिसिस करता हूं कि साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन क्या है, लेकिन इसके भी पहले कि भारत के संविधान में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कई प्रकार की बातों को आपने पढ़ा था कि भारत के संविधान के कई सारे प्रावधान विश्व के कई सारे देशों के संविधानों से ग्रहण किए गए हैं। वहीं पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी हमने विश्व के एक देश से ग्रहण की है और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। एक चीज याद करना है कि साधारण प्रक्रिया द्वारा जो संशोधन है वह संशोधन संसद से ही होगा, विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन भी संसद से ही होगा और विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संशोधन संसद के साथ साथ प्लस विधानमंडल की यहां सहभागिता है, यहां विधानमंडल की सहभागिता है। अब संक्षेप में इसको याद करते हैं। संक्षेप में यहां पर बहुमत हमारा 50% प्लस 1 की आवश्यकता होगी। यहां पर मेजॉरिटी जो है हमारी 2/3 की आवश्यकता होगी और यहां पर भी मेजॉरिटी हमारी 2/3 की आवश्यकता होगी और प्लस इसकी और विधानमंडल इसको 50% प्लस 1 से पारित करेंगे। ये एक शॉर्ट ग्लास हमने दिया है आपको याद करने, ये याद तब होगा पहले इसका डिस्क्रिप्टिव मैटर हम अच्छे से याद कर लें। प्राय डिस्क्रिप्टिव मैटर हम भूल जाते हैं, अब हम आते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में लेने के लिए। अभी हमने एक बात कही आपसे कि संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, संघ की विधायिका संघ की सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। यानी एनी टाइप ऑफ द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैड 2 हाउस। पार्लियामेंट हैड 2 हाउस। The name of first house is Lok Sabha, House of People. The name of first house is House of People. एक सदन जिसका नाम लोकसभा है और दूसरा सदन काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा है। दूसरा सदन इसका क्या है? राज्यसभा। एक सदन इसका लोकसभा है और दूसरा सदन इसका राज्यसभा। अब एक प्रक्रिया आप याद कर लीजिए कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह इन प्रक्रियाओं में अंतर क्या है और इसे हम कैसे स्पष्ट करेंगे, इन प्रक्रियाओं को हम कैसे स्पष्ट करेंगे, इसका अध्ययन करिए। और इसका अध्ययन करते समय हम वह ध्यान रखिए कि कैसे इसको हम स्पष्ट करेंगे, इस प्रक्रिया को हम क्लियर करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए यहां पर। तो इस प्रक्रिया को हम स्पष्ट कर रहे हैं। पहला प्रक्रिया हम साधारण प्रक्रिया के द्वारा कैसे संशोधन होता है, हम पहला इसका उदाहरण लेते हैं। साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन भी संसद के ही द्वारा होगा। संसद में प्रक्रिया या तो आप लोकसभा से प्रारंभ करिए या तो ये राज्यसभा से प्रारंभ होगा। अगर आप लोकसभा से प्रारंभ करते हैं तो लोकसभा में जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो इस प्रक्रिया में लोकसभा में जब ये प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ होगी, इसको याद कर लीजिए, तो उस सदन में जहां से भी ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से, तो सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का कम से कम मिनिमम आधे से एक अधिक मत से इसे पारित होना आवश्यक है। फिर से याद करिए, जिस सदन से साधारण संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस सदन के सदस्यों के जो सदन में मतदान में भाग लिए हैं, उन भाग लेने वाले सदस्यों का आधा से एक अधिक मत से इसे पारित होना आवश्यक है। अर्थात मेंबर विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग इन हाउस मिनिमम 50% प्लस 1 मेजॉरिटी एंड देन आफ्टर आल्सो प्रोसीड इन सेकंड हाउस, और उसके बाद इस प्रक्रिया को सेकंड हाउस में भेजा जाएगा। एंड इफ
second house he also agreed to the system. यदि द्वितीय सदन या दूसरा सदन भी उस संशोधन को सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का आधे से एक अधिक मत से पारित कर देते हैं तो ये माना जाता है कि संसद से साधारण प्रक्रिया से संशोधित हो चुका है। परंतु संसद से पारित होने के पश्चात कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। संसद से पारित होने के बाद विधेयक प्रेसिडेंट के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह विधेयक, वह बिल कानून बन जाता है। यहां पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट भी याद कर लीजिए। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी साधारण विधेयक को एक बार, इसको याद कर लीजिए, एक बार पुनः विचार के लिए विधायिका को वापस कर सकता है। परंतु यदि विधायिका उस विधेयक को एज इट इज जिस रूप में भेजी थी उसी रूप में विचार करके यदि भेज देती है, पास कर देती है, पुनः राष्ट्रपति के पास देती है, तो दोबारा राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। परंतु राष्ट्रपति उस पर कब सिग्नेचर करेगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है और यह राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, जेबी वीटो भी कहलाता है। प्राय एक शब्द आप सुनते हैं, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो जेबी वीटो एक निलंबनकारी शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति डिले करता है, नाम नहीं कर सकता, डिले करता है। इसका कोई हाई लिमिटेशन नहीं है। वह कब, जब तक चाहे उस विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे, उसको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी कोई प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति यानी जय सिंह के शासनकाल में पोस्ट ऑफिस बिल, डाक विधेयक को लेकर यानी जय सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो इस बात को भी याद कर लीजिए कि साधारण विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून का रूप धारण करता है, परंतु राष्ट्रपति एक बार यदि चाहे तो उसे पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है और पुनः विचार के बाद भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं होगा। प्राय आप यहाँ गलती कर देते हैं, परंतु वह उसे नाम नहीं कर सकता या पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अब हम आते हैं इसका एग्जाम्पल कि वास्तव में इस अनुच्छेद के द्वारा वे कौन कौन से संविधान में प्रावधान है जिसे हम प्रथम साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सकते। जैसे संघ और राज्य के अंतर्गत, यूनियन एंड टेरिटरी के अंतर्गत आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 एंड 3 इस प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। 73 अनुच्छेद 73 का सेकेंड पार्ट भी इससे संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 75 जिसमें मंत्रि परिषद और उसका एक नेता प्रधानमंत्री की बात की गई है, उसे भी किया जा सकता है। आर्टिकल 97, आर्टिकल 100 का थर्ड जिसमें कोरम ऑफ द हाउस की बात की गई, उसे भी संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 125 जिसमें संघ की न्यायपालिका की प्रक्रिया के अंतर्गत उसके वेतन संबंधी प्रावधान भी शामिल है। आर्टिकल 148 सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान भी शामिल है। तो इस तरह से आर्टिकल 105, 106, 118, 118, 120, 124, तो इस तरह से कई सारे प्रावधान इससे शामिल किए जा सकते हैं। और एक चीज याद कर लीजिए, मैं इसकी चर्चा इसलिए लास्ट में कर रहा हूं कि भारत में नागरिकता के संबंध में अभी जो कानून बनाए गए थे उस कानून को लेकर देश में कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे। तो एक चीज याद कर लीजिएगा कि संसद को साधारण बहुमत के द्वारा ही नागरिकता में किसी भी प्रकार के प्रावधान को संशोधित करने का यह उसे अधिकार प्राप्त है और संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी देश के सभी राज्यों की है। और यदि राज्य उस कानून का पालन नहीं करते हैं तो इस आधार पर अनुच्छेद 356, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत यदि राज्य कानून की प्रक्रिया के अनुसार शासन नहीं चलाता है या चलाना नहीं चाहता तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 उस राज्य के गवर्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें
उस राज्य की विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या तो निलंबित कर दी जाती है। तो चलिए ये हमारा प्रक्रिया हुआ। दूसरा प्रक्रिया आते हैं हम विशेष प्रक्रिया। मित्रों विशेष प्रक्रिया, अब एक प्रक्रिया समझने के बाद दूसरी प्रक्रिया मुझे लगता है आसान हो जाना चाहिए। तो दूसरी प्रक्रिया क्या है, इसको याद करिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन भी संसद के ही द्वारा होगा। संसद के किसी भी सदन से, अर्थात या तो इसे लोकसभा से लाया जा सकता है अथवा राज्यसभा से लाया जा सकता है। हम किसी भी सदन से लाएं, परंतु इसको याद करिए, इसमें एक नहीं दो कंसेप्ट आपको समझना होगा। इसके लिए दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट यही है कि जिस सदन में विशेष प्रक्रिया पर मतदान होगा, उस सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या का, उस सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कुल संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत, मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी, इट मींस 66.67% मेजॉरिटी से उसे पास होना जरूरी है। एंड द सेकंड स्टेप, इस 2/3 बहुमत के साथ साथ याद करिए, उस सदन में, जैसे मैंने कहा, अगर लोकसभा से पारित किया गया है तो लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या का, टोटल सदस्यों यानी अगर इसमें 545 मेंबर है, दैट इज द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के उस सदन के टोटल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1 होना आवश्यक है। यानी दैट 2/3 मेजॉरिटी नॉट लेस देन 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। यह 2/3 बहुमत जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, यह उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 जो बहुमत आया है, वह उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का आधे से एक अधिक अवश्य हो। यदि 2/3 होने के बाद भी इसके आधे से कम है या आधा है, तो भी यह विशेष प्रक्रिया से पारित नहीं होगा। और दूसरी बात, लोकसभा से अगर यह पारित हो गया तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी यदि यही प्रक्रिया से पास हो गया, तब इसे किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून। वह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून। क्लियर? अगर फिर भी आपको कहीं से भी प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट में आइए, कमेंट में अपनी बातें रखिए, मैं इसको फिर आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरा, अब याद करिए, विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संशोधन। हाँ, इसकी मैं एग्जाम्पल ले लूं कि विशेष प्रक्रिया के द्वारा क्या संशोधन किया जा सकता है। मित्रों, अभी मैंने लास्ट वीडियो में एक और प्रावधान बताया था, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसमें 12 से लेकर 35 तक वर्तमान में जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों में भी अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई संशोधन लाना है, संशोधन करना है, तो यह संशोधन साधारण प्रक्रिया से नहीं होगा, बल्कि यह संशोधन किससे होगा? विशेष प्रक्रिया से होगा, यानी मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। क्लियर हो गया? दूसरा, इसके बाद एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी अगर आपको कोई संशोधन लाना है, तो यह संशोधन भी विशेष प्रक्रिया से ही करना होगा। तो इस प्रकार संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष प्रक्रिया से संशोधित होते हैं। अब लास्ट में हम आते हैं विशिष्ट प्रक्रिया। याद रखिए, अगर विशेष प्रक्रिया आपको नहीं समझ में आई है तो विशिष्ट प्रक्रिया कभी नहीं आ सकती। इसलिए फिर से मैं विशेष प्रक्रिया बताने जा रहा हूं कि जिस सदन से प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उस सदन के मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत, और वह 2/3 बहुमत, जैसे यहां से मैं कर लिख दूं, वह 2/3 बहुमत इसके टोटल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1 से कम नहीं होना चाहिए, और ऐसे यहां से होगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बन जाएगा। लेकिन विशेष प्रक्रिया क्या? याद करिए कि संपूर्ण विशेष प्रक्रिया के साथ साथ विशिष्ट प्रक्रिया में सर्वप्रथम विशेष प्रक्रिया के पूरे प्रावधान को हम लागू करेंगे, अर्थात सर्वप्रथम हम इसे संसद के विशेष बहुमत से पारित करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया। और जब विशेष बहुमत से संसद पारित कर देगा,
तो देश में जितने भी विधानमंडल हैं, चाहे वो राज्य के विधानमंडल हो या टेरिटरी स्टेट, और यदि इस विधानमंडलों के कुल संख्या का आधे से एक अधिक विधानमंडल, मैं दोबारा आपको बता दूं कि संसद से पास होने के बाद, संसद से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद इसे राज्य तथा टेरिटरी स्टेट जिनके पास भी विधानमंडल है उनके पास भेजा जाता है। राज्य की विधायिका का ही नाम विधानमंडल है, और यदि ये विधानमंडल आधे से एक अधिक संख्या में साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं, तब यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विशिष्ट प्रक्रिया से पारित माना जाता है। और विशिष्ट प्रक्रिया के कुछ उदाहरण का भी मैं नाम ले लूं, जैसे आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आर्टिकल 55 को शामिल किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है। इसके साथ साथ यदि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई विस्तार करना है, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कोई विस्तार करना है, या अथवा जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत के संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है, यदि इस अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में भी कोई संशोधन करना है तो उसे विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार मित्रों, संविधान का संशोधन वास्तव में हमारे विकास का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत के जिस संविधान को हमने लागू किया, आज 70 सालों से भी अधिक का समय बीत चुका, और ऐसी स्थिति में हमारी परिस्थितियां, हमारी आवश्यकताएं, हमारी मांग, हमारी तकनीक काफी हद तक बदल चुकी हैं। अतः इसे अपडेट करके विकास के अनुकूल बनाने हेतु इसमें संशोधन और परिवर्तन करना आवश्यक है। और इसलिए भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह केवल सरल ही नहीं है, बल्कि सरल के साथ साथ विशेष और विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसको आप उसका सम्मिश्रित स्वरूप देखा जा सकता है। धन्यवाद।